माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही भावपूर्ण होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने की बजाय उन्हें घर से धक्का मारकर निकाल दें तो उनके साथ में कैसा होगा। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की होती है। दोस्तों, यहाँ पर 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे उसके बेटे और बहू घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं। उसका जो पुराना सामान होता है उसे भी बाहर फेंक देते हैं। एक पुरानी लकड़ी की संदूक होती है जिसमें उसकी पत्नी की यादें, उस बेटे के बचपन के खिलौने, बहुत सारे सामान होते हैं और उन्हें लेकर वो वहाँ से चल पड़ता है। दोस्तों, लास्ट बार जब वो अपने घर को देखता है तो बस देखकर रोने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर होने को कुछ और ही मंजूर होता है। दोस्तों, उसी पुरानी संदूक के अंदर वो राज छुपे हुए थे जिन राजों की वजह से अब यहाँ पर बहू बेटे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। दोस्तों, क्या था वो राज? आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की एक पुरानी कॉलोनी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 2 मंजिला घर जिसका नाम सविता भवन होता है। दोस्तों, उस घर के मालिक मोहन लाल जो सरकारी क्लर्क होते हैं, फिलहाल रिटायर हो चुके हैं और अपने घर परिवार में अपने बेटा अमर और बहू सुनीता के साथ रहा करते हैं। दोस्तों, 3 साल पहले ही उनकी पत्नी सविता इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति हर दिन यहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेटा बहू हैं उनका व्यवहार चेंज होने लगता है। पहले तो यहाँ पर जो बेटा होता है अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता था, क्योंकि सुनीता यहाँ पर बार बार यही कहती थी इस बूढ़े ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। बेटा यहाँ पर बातों को टाल मटोल करता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरह से हर दिन अगर आप किसी को कुछ ना कुछ कहोगे तो उसका दिमाग भी बदल जाएगा। यहाँ पर भी अमर का दिमाग बदलने लगता है। वो भी अब अपने पिता से बिल्कुल सही मुंह बात नहीं करता। यहाँ पर ये खुद चाय पानी पी लेते और पिता को जब बाद में चाय दी जाती, ठंडा उसे खाना दिया जाता। यहाँ पर जो मोहन लाल हैं वो अपनी पत्नी सविता को याद कर करके रोने लगते हैं, कहने लगते हैं, सविता तुझे इतनी जल्दी क्या थी, तू मुझे छोड़कर चली गई, अगर कुछ दिन और रह जाती तो मेरा जीवन भी सही हो जाता। दोस्तों, इसी तरह से कामकाज चलने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब अमर और सुनीता उसी घर के अंदर एक पार्टी देते हैं और यहाँ पर सुनीता अपने पति अमर से कहती है कि इस बूढ़े को बाहर मत लाना, इसको अंदर ही रहने देना, क्योंकि जब अमीर लोगों के सामने ये आएगा तो यहाँ पर हमारी बदनामी होगी। ये ससुर इसको आज बदनामी दिख रहा है जिसका ये घर होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा भी उसकी बातों में आ जाता है और पिता को ऊपर की छत पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर फ़ोन पर सुनीता यही बातें कर रही थी कि ये बूढ़ा हमें जीने नहीं देता, ना ही मरने देता, सुकून का एक पल भी नहीं जीने देता। ये हर बार यहाँ पर ऐसे ही नुकसान करता रहता है, कभी तो थूक जाता है, कभी कहीं पर खांसता है और कभी दिन में ही ये उल्टा काम करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की बातें होती। शाम को जो पार्टी होती है, पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ पर मोहनलाल ऊपर के कमरे में भूखे बैठे रहते हैं। बाहर के लोगों को ये लोग खाना खिला रहे हैं और घर का जो मुखिया है वो घर के अंदर भूखा बैठा हुआ है। वो अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रो रहा है और इधर जो बेटा बहू हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही रात गुजर जाती है, अगली सुबह होती है। अगली सुबह मोहनलाल के कमरे में अमर और सुनीता होते हैं और यहाँ पर अमर बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता मोहनलाल से कहने लगता है, पिताजी बस, अब बस हो गया, अब यहाँ से आपको जाना होगा। पिताजी यहाँ पर धीमे स्वर में कहने लगते हैं कि बेटा क्या कह रहे हो, ये मेरा तो घर है। लेकिन यहाँ पर अमर कहने लगता है कि ये तुम्हारा घर था, लेकिन अब ये हमारा घर है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति कहने लगता है कि बेटा मैं कहाँ जाऊँगा। बहू यहाँ पर बीच में बोल पड़ती है और कहने लगती है कि बहुत सारे वृद्ध आश्रम है, तुम वहाँ पर जाना। दोस्तों, अब यहाँ पर मोहन लाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। उनके पूरे जीवन भर की कमाई यहाँ पर उन्हें पाई पाई जोड़कर इस सविता भवन को बनाया था। आज उस सविता भवन से ही उसे निकाला जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मोहनलाल हैं उसके जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें देकर उसे बाहर भगा दिया जाता है और साथ में ही यहाँ पर एक
टूटी सी संदूक होती है जो लकड़ी की होती है, जो मोहनलाल की शादी के समय में उन्हें मिली थी। उस संदूक को मोहनलाल लेने लगते हैं तो यहाँ पर सुनीता बहू कहने लगती है कि तुम इस टूटी संदूक को भी ले जाओ इस कबाड़ खाने को, और वहाँ पर धक्का मारकर उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति मोहनलाल वहाँ से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के थोड़ी दूर एक मंदिर में रुकता है। वहाँ पर 1-2 दिन ठहरता है। वहाँ पर कोई व्यक्ति उसे खाना दे देता तो खाना खा लेता, नहीं तो भूखा रहने लगता। धीरे धीरे करके समय बीतने लगते हैं। समय के बाद सप्ताह के बाद महीने। दोस्तों, कई महीनों का समय बीत जाता है। इधर बेटा बहू बड़े आराम से रहने लगते हैं और पिता दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपने पूरे पुराने सामान के साथ एक बहुत बड़े पार्क के अंदर बैठे होते हैं और वहीं पर बेंच पर बैठे बैठे उनकी हालत ऐसी हो जाती है, वो एकदम बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। दोस्तों, वहीं पर शहर के एक बहुत बड़े व्यक्ति जो सूट वूट में होते हैं, जो शहर के वकील होते हैं, जिनका नाम रोहन सिंह एडवोकेट होता है। दोस्तों, जब ये पूरा वाक़या देखते हैं तो दौड़कर वो अपने फ़ोन फान को छोड़कर यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने के लिए आते हैं। अपनी गाड़ी में इन बुजुर्ग व्यक्ति को बैठाते हैं और लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उनको डिहाइड्रेशन है और इनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बिगड़ती जा रही है। कुपोषण का ये शिकार होते जा रहे हैं, शरीर दुबला पतला होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब इनके इलाज में लग जाते हैं और कई घंटों के बाद इन्हें होश आता है। और जब होश आता है तो सामने बेंच पर रोहन सिंह एडवोकेट, जो शहर के बहुत बड़े जाने माने एडवोकेट होते हैं, वो बैठे होते हैं, अखबार पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जब ये बूढ़ा व्यक्ति इनकी तरफ देखता है तो ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बाबा आप ठीक तो हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर बेटा मैं यहाँ पर आया कैसे, मेरे साथ में हुआ क्या था। पूरा वाक़या बाबा को बताया जाता है। बाबा पूरा वाक़या सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। इधर जो रोहन सिंह एडवोकेट होते हैं वो इस बाबा से पूछने लगते हैं कि बाबा तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम्हारे बेटे बहू होंगे, तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति एक बच्चे की तरह रोने लगता है और फपक फपक कर रोते हुए कहने लगता है कि बेटा मेरा सब कुछ लुट चुका। मेरी पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम सविता, और मैंने उसी के नाम से एक भवन तैयार किया था और उसी भवन से आज मेरे बेटा बहू ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो एडवोकेट साहब होते हैं वो कहने लगते हैं जो भवन आपने बनवाया था क्या वो आपके नाम था या आपकी पत्नी के नाम था या आपके बेटे के नाम था। तो यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगता है वो तो मेरे ही नाम था, मैंने ही उसके कागजात बनवाए थे। तो यहाँ पर एडवोकेट साहब के दिमाग में एक बात सूझने लगती है, अगर आपके नाम है तो आपको दोबारा उस घर में प्रवेश दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर वो बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं कि क्या उसके कागजात आपके पास होंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर दिमाग में जोर लगाने लगता है, अलमारी में हो सकते हैं, उसके बाद दराज में हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं। वो सोचते सोचते उसको एक दिन जो उसकी पत्नी ने किया था वो सब वाक़या याद आने लगता है। उसकी पत्नी ने जो भी उनकी पॉलिसी वगैरह थी सारे कागजात एक अखबार में लपेटकर और इसी संदूक में नीचे की परत में रख दिए थे जो संदूक इनके पास होती है। दोस्तों, एकदम से बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहने लगते हैं कि हाँ बेटा वो तो मेरे ही पास है, मेरी संदूक में है वो कागज़। तो यहाँ पर एडवोकेट साहब कहने लगते हैं कि वो संदूक कहाँ है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि वो संदूक पार्क में जो बेंच रखी हुई है, इस बेंच के नीचे ही रखी हुई है, टूटी फूटी सी संदूक है। अब तुरंत ही यहाँ से एडवोकेट साहब इस बूढ़े व्यक्ति को डिस्चार्ज कराते हैं और डिस्चार्ज कराकर उसी पार्क में पहुँच जाते हैं और जहाँ वो संदूक उस बेंच के अंदर नीचे रखी हुई थी उसे वहाँ से उठाकर अपनी गाड़ी में लदवाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति से कहा जाता है कि बाबा आज से आप लोग यहीं पर रहोगे, जब तक आपका केस चलेगा आप यहाँ पर मेरे बाबा बनकर रहोगे, आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपसे इस केस का एक भी पैसा लिया जाएगा, ये आपके बेटे की तरफ से आपके लिए उपहार होगा। दोस्तों, यहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये तो मेरा अपना सगा बेटा भी नहीं है, ये मेरे लिए इतना कर रहा है और मेरा खुद का बेटा बहू मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, फिर वो संदूक खुलता है और संदूक की जो ऊपर परत होती है उसमें इसकी पत्नी की तस्वीर, कुछ पुराने खिलौने, बेटे के कपड़े, बहुत सारे सामान होते हैं। उन सबको देखकर यहाँ पर ये वृद्ध व्यक्ति
फिर से रोने लग जाता है। सेठ साहब उन्हें संभालने लगते हैं और उसके बाद जो संदूक खोलकर देखी जाती है उसके अंदर वो कागजात निकल आते हैं। वो रजिस्ट्री इन्हीं के नाम होती है। दोस्तों, रजिस्ट्री को देखकर यहाँ पर वकील साहब कहने लगते हैं कि बाबा अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये घर भी तुम्हारा होगा, ये इज्जत भी तुम्हारी होगी, सब कुछ तुम्हारा होगा। अब यहाँ घर से कोई बाहर निकलेगा तो तुम्हारे बेटे बहू निकलेंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर वकील साहब एक लीगल नोटिस उस बेटे बहू अमर और सुनीता के नाम पर भेजते हैं कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर ये घर खाली करना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर बेटा बहू हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति किसी वकील से जाकर मिल गया है, उसे लग रहा होगा कि ये इन्हें घर से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर यहाँ पर अमर और सुनीता एक नज़दीकी एडवोकेट के पास जाते हैं और जब उन्हें पूरा वाक्य बताते हैं तो एडवोकेट कहते हैं कि कब्जा तो तुम्हारा है, यहाँ पर इस घर से निकालने के लिए उन्हें बहुत सारे साल लग जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जब उस वकील को भी पता चलता है कि ये केस शहर का सबसे बड़ा वकील रोहन सिंह एडवोकेट लड़ रहा है, तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों, केस कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद जब यहाँ पर रोहन सिंह पूरे एविडेंस दिखाते हैं, पहले तो यहाँ पर जो बेटा बहू है अमर और सुनीता वो यहाँ पर दिखाते हैं कि ये पिता खुद घर से निकला था, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी ने ही इस घर को हमारे नाम किया था और ये पागल हो चुका था, ये हमें काटने को दौड़ता था। मतलब बहुत सारे आरोप यहाँ पर उस पिता के ऊपर लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वकील होते हैं सामने वाले रोहन सिंह जो शहर के बहुत बड़े वकील होते हैं, जब वकील साहब अपना पूरा दावा पेश करते हैं और जो रजिस्ट्री की कॉपी होती है वो जज साहब के सामने दिखाते हैं, तो यहाँ पर जज साहब एकदम से क्रोध में आ जाते हैं और इनको फटकार लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम तो बहुत ही गलत हो, अगर तुम जैसा बेटा हर किसी का हो जाए तो माँ बाप औलाद पैदा करना ही बंद कर दे, तुम तो बहुत घटिया हो। यहाँ पर पुलिस को आदेश दिया जाता है 24 घंटे के अंदर इनको घर से बाहर भगाया जाए और ये दोबारा दखल अंदाजी की तो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जज साहब की फटकार को खाकर वो सीधे अपने घर पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये पूरी की पूरी कॉलोनी आज इस माहौल को देखने वाली होती है। बूढ़ा व्यक्ति छड़ी लेकर सीधे टक 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 करता हुआ घर के अंदर प्रवेश करता है। इधर रोहन सिंह एडवोकेट जो इनके आप बेटा बन चुके होते हैं वो भी इनके साथ उधर पहुंचते हैं। पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और अमर और सुनीता का सामान यहां से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अमर और सुनीता यहां पर बार बार गिड़गिड़ाने लगते हैं, अपने पिताजी से कहने लगते हैं कि पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी यहां पर कहने लगते हैं कि उस दिन आप लोग कहां चले गए थे जब मैं आपके पैरों पर लेटकर माफ़ी मांग रहा था, मैं यही कह रहा था कि मुझे इस घर से बाहर मत निकालो, मुझे यहीं पर रहने दो, मैं कहाँ जाऊँगा, तब मेरे लिए वृद्धाश्रम था, क्या तुम्हारे लिए कोई आश्रम नहीं बना, वहाँ पर चले जाओ। दोस्तों, यहाँ पर पिता का ऐसा रवैया देखकर बेटा बहू वहाँ से जाने लगते हैं और अब यहाँ पर जो खुद मोहन सिंह है वो अपने घर में रहने लगते हैं, लेकिन मोहन सिंह को ये घर अब काटने को दौड़ने लगता है। हर जगह यहाँ पर बेटे और बहू की बू आने लगती है, उसे हर कोने में यही दिखाई देता कि बेटा बहू मेरे साथ गलत कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर रोहन सिंह एडवोकेट के पास वो पहुँच जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि रोहन सिंह मैं आपके नाम ये प्रॉपर्टी करना चाहता हूँ, लेकिन रोहन सिंह यहाँ पर मना कर देते हैं कि बाबा मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसे किसी और के नाम कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति फिर एक वसीयत बनवाता है और वसीयत में यही लिखता है कि जीते जी ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम और मेरे मरने के बाद जो शहर का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम है उसे ये दान में दे दी जाए। दोस्तों, जब बेटा बहू भी ये पूरा वाक्य सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि पापा ने ऐसी वसीयत लिखवा दी है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो शहर में एक टूटी फूटी झोंपड़ी को किराए पर लेकर रहने लगते हैं, लेकिन आगे उनके जीवन में होने वाला क्या है शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों, अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना, वो भी उन्हीं के घर से, तो आप सोच सकते हो कि आपके साथ क्या होगा। अभी उनको कोई बच्चा नहीं है, अगर उनको कोई बच्चा भी हो जाएगा तो क्या वो बच्चा उनको अपने घर में रख पाएगा? क्या उसे नहीं पता चलेगा कि इन्होंने अपने जो बूढ़े माता पिता है, यानी कि माँ तो पहले ही चल बसी थी, पिता को इतनी बेरहमी के साथ घर से बाहर निकाल दिया था, क्या वो बच्चा इनके साथ अच्छा कर पाएगा? दोस्तों, जैसा आप बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यहाँ पर ये कहानी भी हमें यही शिक्षा देकर जाती है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर मोहन सिंह ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? मोहन सिंह को क्या वो ज़मीन अपने बेटे बहू को दे देनी चाहिए थी, या उन्होंने जो यहाँ पर अनाथ आश्रम
धर्म के नाम करके वो काम किया, वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और अपने माँ बाप की इज्जत अगर आप करोगे तो आपके बेटा बेटी भी आपकी इज्जत ज़रूर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद,